देश है आज भी। इस देश के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, फिर भी आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा देश, इतना सभ्य देश, जिसने दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाया हो, जिसने दुनिया को दशमलव पद्धति दी हो, इतना पढ़ा लिखा, इतना गणित में तेज तर्रार देश, इसकी क्या हालत हो गई कि ये सदियों तक गुलाम रहा। दुनिया में और कोई देश नहीं है जो सदियों तक गुलाम रहा। हम जो बार बार बातें कर रहे हैं, हम वो हैं, हम भारत के लोग हैं, ये भारत भूमि है, वो है। स्थिति ये है कि हमारे अतीत को अगर देखें तो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो 700 सालों तक दूसरे देशों की, दूर बाहर से आए लोगों की गुलामी में रहा। यहाँ दूसरे लोगों ने शासन किया। क्यों? क्या ऐसी परिस्थितियां आई? यहाँ जो भी आया जीतता गया। छोटी छोटी जातियां आई, हूण आए, मंगोल आए, दुनिया के छोटे छोटे कबीले आए, जिनका कोई जानलेवा ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था उनको। वो आए और यहाँ पर जीत गए। जो भी आता जीत जाता और यहाँ वाले हार जाते। जैसे ये तो हारने के लिए ही खड़े हों। ये हमारी हालत रही। कारण क्या रहे? एक छोटी सी घटना से मैं बात करना चाहता हूँ। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, हम नहीं लेते हैं, ये हमारी समस्या है। मैं सोमनाथ आक्रमण की थोड़ी सी चर्चा करूं आपके सामने। हमारी गुलामी का जो नींव रखी गई थी, उसमें नींव में सोमनाथ आक्रमण माना जाता है। क्योंकि इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, दाहिर से झगड़ा हुआ और मोहम्मद बिन कासिम की वापस हिम्मत नहीं पड़ी उधर के लोगों की कि भारत में जा पहुंचे, नहीं आ पाई। क्योंकि दाहिर अपने दम पर लड़ा, काफी जोर से लड़ा। हालांकि कहते हैं दाहिर हार गया और काफी संधि भी गलत हुई, ऐसा कुछ है। परंतु फिर भी और भी छोटे मोटे आक्रमण हुए। वो 712 में आया था। आक्रमण होते गए, फिर भी भारत लगभग गुलाम कभी नहीं हुआ इतना बुरी तरह से। मोहम्मद गजनवी ने कहते हैं 17 आक्रमण किए इस देश पर। और मोहम्मद गजनवी को जब पता चला कि इस देश में सबसे ज्यादा संपदा सोमनाथ के मंदिर में है, तो सोमनाथ आक्रमण के लिए मोहम्मद गजनवी ने तैयारी की और सोमनाथ पर उसने चढ़ाई की। तो मोहम्मद गजनवी की चढ़ाई के समाचार खुफिया एजेंसियों से भारत के राजा महाराजाओं को मिले कि मोहम्मद गजनवी आ रहा है और सोमनाथ उसका टारगेट है, सोमनाथ के मंदिर को लूटेगा। उस समय सोमनाथ का मंदिर जैसे प्रकार आज जो मंदिर है अपने, वो जो हनुमान के मंदिर जिनमें ज्यादा धन है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, आ जाएगा। तो उसी प्रकार उस समय सोमनाथ का महादेव मंदिर सबसे ज्यादा धनवान मंदिर माना जाता था। और मोहम्मद गजनवी का अपना आप जानते ही हो, उसने सभी जगह मूर्तियों को तोड़ा था, जहां भी गया मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया, और इसलिए उसका एक दूसरा नाम पड़ा मूर्ति भुंजक। अब सोमनाथ की मूर्ति को तोड़े गए तो और भी बात, पूरे देश के लिए, ये तो पूरे उत्तर भारत के लिए गौरव की बात थी। और अगर यहाँ पर इस प्रकार का हमला होगा तो बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं कि सोमनाथ के राजा ने जाकर के मंदिर के पुजारियों से कहा कि बाप जी, मोहम्मद गजनवी आ रहा है, देव सोमनाथ को लूटने के लिए आ रहा है। यहाँ से सारा धन संपदा, इतनी बड़ी धन संपदा जो पूरे भारत के राजा महाराजाओं ने चढ़ाई है, पूरे भारत के धनी मानी लोगों ने चढ़ाई, वो सारी लूट के ले जाएगा। तो मेरी सारी सेना मैं आपके इसकी रक्षा के लिए, आप जैसे कहो हम तैनात कर देते हैं, ताकि इस पर आराम से आक्रमण नहीं हो सके गजनवी का। तो देव सोमनाथ के जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी, उसने राजा को लताड़ा, शर्म नहीं आती तुम्हें? भगवान की रक्षा तुम करोगे? भगवान सर्वशक्तिमान है, सबकी रक्षा भगवान करता है, और देव सोमनाथ की रक्षा, तुम्हारी रक्षा देव सोमनाथ करता है या तुम करोगे? तो राजा ने कहा गलती हुई मेरी, रक्षा तो देव सोमनाथ करते हैं सभी की, और इनकी रक्षा के लिए ये बात, मैं अज्ञान हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं जान नहीं पाया और मेरी गलती हुई। उसने चरण स्पर्श किए, माफी मांगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा। राजा को कहा कि आपको चिंता होगी, आपके महल में जो धन माल है आप लेके यहाँ रख दो, मंदिर में जितना धन माल है यहाँ रख दो, देव सोमनाथ अपने आप रक्षा करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सेना को पड़ी रहने दो, सेना को काम नहीं लेना, यहाँ देव सोमनाथ की रक्षा तुम्हारी सेना करेगी। इसी प्रकार शहर में भी समाचार कर दिए
कि जिनके पास भी धन माल है, रक्षा करने का खतरा है, मोहम्मद गजनवी आ रहा है, इसलिए जो भी धन माल है वो लाके देव सोमनाथ को अर्पण कर दो, ताकि क्योंकि आपके वहां से लूट लिया जाएगा और यहाँ भगवान अपने आप अपने धन की रक्षा करेंगे। तो कहते हैं कि राजपूताने के, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो भी गए वहां पर। उन्होंने जाकर के मंदिर के पुजारियों से कहा कि हम आए हैं, हमें समाचार है गजनवी आ रहा है, और वो मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ता है, निश्चित रूप से लूटेगा, इस मंदिर को लूटेगा। ये देश की जान है, ये मंदिर हृदय है इस देश का, इसको अगर लूट लेता तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आप ऐसा करो कि हम हमारी सेनाएं यहाँ लाएंगे और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेना चाहते हैं। तो वही बात, पुजारी ने फिर उनको, लाल पीले हो गए, शर्म नहीं आती तुमको? जो सर्वशक्तिमान भगवान है, सबकी रक्षा करता है, तुम्हारी रक्षा करता कौन है? तुम भगवान की रक्षा करोगे? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? तो उन लोगों ने भी माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। ठीक है, गजनवी की का बेड़ा आ रहा था, हाथ ऊंटों पर लदा हुआ, उसकी पूरी सेना आ रही थी। गजनवी काफी नजदीक आ गया। गजनवी ने कहा अब सोमनाथ ज्यादा दूर नहीं है, परंतु कहीं कोई सेना नहीं दिख रही, हो क्या गया? इस देश में सबको समाचार है कि गजनवी लूटेगा मंदिर को, फिर भी कोई सोमनाथ की सेना भी नहीं। मेवाड़ मारवाड़ वो तो दूर की बात, सोमनाथ की जो सेना होनी चाहिए वो भी नहीं। सिंध की सेना ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं। ये क्या बात है? उसको अचंभित हो गया। वो तो पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपने हिसाब से कि मैं संघर्ष करूंगा, लोहा लूंगा, और हराकर चुनौती के रूप में सोमनाथ आया था। आया तो देखते हैं सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे खुले, एक भी सैनिक नहीं, कहीं कोई तलवार भी नहीं दिख रही कहीं। मंदिर में पुजारी बैठे हैं, मंत्र फूंक रहे हैं, फेंक रहे हैं मंत्र बुरी तरह से, दुश्मन को अंधा करना है। उन्होंने कहा कि दुश्मन यहाँ आने से पहले अंधा हो जाएगा इन मंत्रों से, दुश्मन को अंधा करने के मंत्र। बताओ दुश्मन क्या खाक देश को जीतेगा? दुश्मन को तो ये अंधा कर देंगे। और इसी प्रकार वो यज्ञ हवन और सारे तामझाम और मंत्रों को जोर जोर से फेंकना। उस समय लाउड स्पीकर तो बेचारों के पास नहीं थे, फिर भी गजनवी को सुनाने लायक जोरदार मंत्र फेंके उन लोगों ने। गजनवी गजनवी किसकी परवाह करता है? गया अंदर, जाकर के देखा देव सोमनाथ की मूर्ति अधर हवा में झूल रही है, बिल्कुल अधर। आश्चर्यचकित अचंभित होने वाली बात थी, इतना बड़ा चमत्कार। मूर्ति के नीचे कोई नींव नहीं, कोई आधार नहीं। गजनवी ने इधर उधर देखा, बात क्या है? गजनवी ने अपने पीछे से जो हथौड़ों वाले कारीगर थे उनको बुलाया, आइए और इसके दोनों तरफ के ये गुंबद तोड़े जाए। दोनों तरफ के गुंबद तोड़े। वो तो चुंबक की वजह से, चुंबक की शक्ति से कर रखी थी। वो धड़ाम, देव सोमनाथ बिखर गए नीचे आकर के। हीरे पन्नों से पूरा मंदिर भर गया। इस प्रकार उस मूर्ति में हीरे थे इतने ज्यादा, इतना धनमाल, और उल्टा शेर का और धनमाल आया हुआ। कहते हैं कि उसके पास जितना वो सामग्री लेने के लिए आया था, सारे ऊंट भर गए उसके धन से। इतना धनमाल इकट्ठा किया हुआ मिला पूरा का पूरा। ये दुर्गति हुई हमारी। हालांकि उसको कहते हैं कि आगे सिंध में कुछ किसानों ने उसको वापस लूटा और हमले किए, कुछ एक ऊंट उठ कर टाल दिए गए इधर से, कुछ संपत्ति, कुछ ऊंटों को अलग कर दिया गया था, बाकी वो सारा लूट के ले गया। इस देश की कमर टूट गई एक तरह से अर्थव्यवस्था की उस समय। ये हालत हुई। ये हम इतिहास से सीख नहीं ले रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। मार्च 2018 में बगलामुखी यज्ञ किया गया लाल किले से, इस देश में राष्ट्र रक्षा के लिए यज्ञ किया गया। हमारे रक्षा मंत्री जी उस यज्ञ को हरी झंडी दे रहे हैं। रथ है बगलामुखी यात्रा का रथ। बगलामुखी कोई शत्रु विनाशिनी देवी है, शत्रु का विनाश कर देगी। हम क्या करने जा रहे हैं? डोकलाम से मिट्टी लाई गई कश्मीर से, वहां की मिट्टी से 108 कुंड बनाए गए, 2.25 लाख मंत्र फेंके गए, पता नहीं कितना हवन में घी अनाज खाद्य सामग्रियां, पता नहीं कितना करोड़ों लोगों का भोजन जला दिया गया। वो घी
इतना ऐसा भोजन कि कितने कुपोषण के शिकार हैं, कितनी जच्चाएं हैं, जच्चे बच्चे, ऐसी माताएं हैं जिनको पूरा मिलता नहीं है, बच्चा पैदा होता है उस समय खाने को, और वहां जलाया गया इतना करोड़ों का, 108 कुंड बनाए गए, 1111 संत बिठाए गए, वो पंडित बिठाए गए, 1200 पंडित उसमें थे सोमनाथ के मंदिर में उस समय। यहाँ 1111 पंडित और बिठा दिए लाल किले के पास, यज्ञ कर रही सरकार द्वारा आयोजित। ये हालत है हमारी। कहते हैं सरकार पर सवाल खड़े नहीं होने, तुम नहीं करेंगे, पर इनके भरोसे रहेंगी अगर हमारी सेनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं तन्नोट माता के पास अभी भी बम पड़े हैं जो फटे नहीं, तो बम बेकार होंगे, बम खारिज होंगे, मतलब अब अमेरी पाकिस्तान को किसी ने ठग लिया होगा, नकली बम पकड़ा दिए होंगे। नोट मांगता अगर बम बम नहीं फोड़ने देगी, फटने नहीं देगी, तो ऐसी तन्नोट माताएं अपन पूरी सीमा पर खड़ी कर देंगे। और एक तन्नोट माता भी शायद पूरी सीमा की रखवाली कर लेगी, जो वो इतनी ताकतवर है, बम आ ही नहीं सकेंगे उधर से, कोई देश पर कोई हमला हो ही नहीं सकेगा। क्या संभव है ऐसी कुछ चीजें? इस प्रकार के अंधविश्वास में हम जिएंगे अब भी, फिर इस देश को गुलाम बनाना है। ये देश सदियों तो गुलाम रहा, फिर वही, अभी भी हमने अकल नहीं ली। लगता है कि ये कुछ कटा फटा सा मामला है। उसने कहा था गजनवी ने उस समय कि इस देश में के मंदिरों में बेईमान बैठे हैं। इस देश के मंदिरों में कौन लोग बैठे? बेईमान बदमाश लोग बैठे हैं। और इस देश के राजा कोई राजा नहीं है, इन बेईमानों के चरणों में गिड़गिड़ाने वाले कायर हैं। इस देश के जो राजा हैं, इनको कहा जाता है कि बहादुर राजा है, वो इनके जो मंदिरों में बैठे बेईमान है, इनके चरणों में गिड़गिड़ाने वाले कायर। ये गजनवी ने उस समय कहा था। इस देश की ये हालत है। आज भी हम अगर यही इसी प्रकार दंडवत करेंगे, इनको लोट पोट करके इनके चरणों में पड़े रहेंगे, तो क्या हालत होगी इस देश की? हम नींबू मिर्च राफेल के लगाते हैं, हम कहां पर हैं? तो मित्रों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो पिछले साल भी ये पत्र लिखा था, और भी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि यज्ञ करो, हवन करो, जो कुछ भी करो, परंतु हमारे बच्चे अगर वैज्ञानिक चित्त विकसित नहीं हुआ, तो हमारा जो पढ़ाना बेकार जा रहा है, वो उनमें खरपतवार पैदा हो रही है। और खरपतवार को कैसे हटाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो अंधविश्वास की पाखंड की जो खरपतवार है, उस पर बात कर रहा हूं। भाई, काफी लोग हैं, विज्ञान के पढ़े लिखे कई लोग, भाई नाताराम सारण बहुत नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर पर तो अगरबत्ती करते हैं, हम क्या करें, घर पर अगरबत्ती करना कोई कौन करता है कौन नहीं करता, ये उनको पता ही नहीं, यूं ही कहानियां बनाते हैं। मैं किसके लिए अगरबत्ती करूं, किसकी अगरबत्ती करूं? मुझे कहाँ जरूरत है किसी अगरबत्ती की? मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं राजी हूं जैसा हूं, मेरे कान नहीं सुनते हैं फिर भी मैं राजी हूं, मेरी क्या अगरबत्ती होगी? भाई रायचंद नागड़ी, ये पहले मेरे से काफी लगाव रखते थे, अब इनको तिलमिलाट हो गई हिंदू मुसलमान वाली। ये कह रहे हैं तन्नोट माता का आशीर्वाद हमारे फौजी भाइयों पर है। अच्छी बात है, फौज में जो लड़ते हैं वो कभी हनुमान बजरंग बली की जय बोलते हैं, जिंदाबाद, वो जोश बढ़ाने के लिए अपना करते हैं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं। माता की भी जय हो बोले, शिव शंकर की भी बोले, जिनकी भी बोले, मुसलमान अपनी तरह से बोले, ताकि उनको थोड़ा हौसला मिले और वो लड़ाई करे। परंतु हम उनके सहारे रहेंगे, उनके भरोसे रहेंगे, तो हालत खराब हो जाने वाली है। तो फौजी भाइयों पर विज्ञान मानती है, देखो, अरे भाई भाई विज्ञान मानती है तन्नोट माता को, क्योंकि वो बम नहीं फटे। अरे भैया, बम कोई बेईमानी के थे, बम नहीं फटे तो बम में खराबी है, तन्नोट माता क्या करे बेचारी? क्योंकि और कई बम फटे तो क्यों फटे? तन्नोट माता थी तो क्या उसकी रेंज कम है तन्नोट माता की? उसकी रेंज बढ़ाई जाए। फालतू क्यों तो राफेल लाना पड़े, क्यों इतना आयुध भंडार, क्यों इन सैनिकों को इस -20 डिग्री टेम्परेचर में लेह लद्दाख की घाटियों में
कहाँ जरूरत है तन्नोट खड़ी कर दी जाए। कश्मीर, नेपाल को कह दो तन्नोट माता को, देखा है तूने? नेपाल भी आजकल बोलने लग गया, पता नहीं कौन कौन बोलने लग गए, क्योंकि हम तो तन्नोट माता विज्ञान मानती है। आप अकेले कौन होते हो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले? अरे मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, और भी लोग हैं इस देश में। यूं नहीं है कि सभी ऐसे ही हैं, और बहुत लोग हैं, उनको पता है, क्योंकि यही एकमात्र देश है दुनिया का जो 700 साल तक गुलाम रहा। हम इसे गौरव माने कि हम 700 साल तक गुलाम रहे। हम बहुत कहते हैं बातें कि हम वो देश हैं, हम वो देश हैं, हम ये नहीं कहते हम वो 700 साल तक गुलाम रहने वाले हम हैं। ये क्यों नहीं कहते? हमें याद रखना चाहिए हमारी गड़बड़ियां, हमारी जो गलतियां हुई है इतिहास में, अतीत। इतिहास किसके लिए है? इतिहास है सीख लेने के लिए, इतिहास भूलने के लिए नहीं होता है। तो नेटवर्क की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं देख रहा हूँ। या तो देख लेंगे कल और लेंगे तो इसको, और नहीं तो अभी चला रहे हैं, अगर ठीक होता है तो। तो इसी प्रकार वो कह रहे सरकार हर वर्ष हमारी रक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा पर रुपये खर्च करती है, हमारी रक्षा के लिए। लो इधर तन्नौट है, उधर अमरनाथ महादेव है, फिर केदारनाथ है, सारी सीमाएं सील है, हम तो उन पे खर्चा करो। रक्षा बजट इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं हम, कहाँ जरूरत है? अगर तन्नौट पाता है तो दे दो 5 रुपए की प्रसाद। और फिर देश की रक्षा करने के लिए प्रसाद नहीं भी दे तो तन्नौट माता तो काम करेगी अपना। इस देश की है या पाकिस्तान की है? ये अमरनाथ के महादेव हमारे हैं किसी दूसरे के? ये कर लेंगे रक्षा ये क्या है? आपको पता होना चाहिए ये जो रक्षा बजट है, अगर ये और जगह खर्च किया जाए तो इस देश ये देश बहुत ऊंचा उठ सकता है। क्योंकि हम रक्षा बजट की वजह से बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है इस देश की वित्त में, कि रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है हमको। अगर वो इतना नहीं कर, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो रक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं। जरूरत नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है आस पड़ोस में, सबसे ठीक संबंध है, पावर है उनकी। अपने आप लोग डरते हैं, खींचे हुए रहते हैं। यहाँ पर तो चारों ओर से पुलिस उलिस कर रहे हैं, उनको पता है इनके तन्नोट बेटी है, ये तन्नोट के भरोसे, ये अमरनाथ के भरोसे इनके बगलामुखी यज्ञ कर दिया इनके रक्षा मंत्री जी ने, हरी झंडी दिखा दी उस यज्ञ को। 1111 पंडितों के, 2.25 लाख मंत्र, 108 कुंड, डोकलाम की मिट्टी लाए कश्मीर से ताकि देश की रक्षा हो सके, सीमा की मिट्टी लेकर के आ गए। हमने क्या किया? अब आ गया कह रहे हैं अमरनाथ पर जो खर्चा करती है वो सरकार हमारी रक्षा के लिए करती है, अमरनाथ हमारी रक्षा करेंगे। गजब है भाई। रायचंद जी, नागड़ी मेरे पड़ोस में ये हालत है नागड़ी में, जबकि नागड़ी तो धादुपंथी साधुओं की एक तपोस्थली रही है, और साधु पाखंड और अंधविश्वास के बहुत सख्त खिलाफ होते हैं। और यहाँ नागड़ी में ऐसा अंधविश्वास पता नहीं कहां से आया है। सरकार क्या जक मारने के लिए इतना खर्चा करती है क्या? हमें क्या पता, वो सरकार से पूछा जाए कि भाई जक मारते हो क्या? तुम अमरनाथ पर खर्चा कर रहे हो तो राफेल की कहां जरूरत है? अब राफेल राफेल खरीदने पर भी कूदते हैं, अमरनाथ पर खर्चा करते हैं तब भी कूदते हैं, फिर भी खतरे मिट नहीं रहे हैं। भाई नाताराम सारण आ गए नागड़ी से, और नागड़ी में तो मामला बहुत गड़बड़ है। ये कह रहे मक्का मदीना की यात्रा पर सवाल नहीं करता, अब क्या करूं? मक्का मदीना में कोई मेरा बच्चा अगर गड़बड़ी कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो मैं मेरे बच्चे को ठीक करूंगा कि मैं वहां जागूंगा दूसरों के बच्चों को कि तुम्हारे बच्चों को सुधारूंगा? मैं तो मेरा बच्चा तो भले ही करो, तो मेरी हालत, मेरे घर की हालत खराब होगी। मैं मेरे घर को ठीक करूंगा या वहां मक्का मदीना जाऊंगा? इतने में भाई नाताराम सारणी बोल रहे हैं शायद। हाँ, तो ये सीख की बात थी। आपको पता होगा राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ जो किया गया उसका तो 200 सीसीटीवी कैमरे उस राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ, जो 1111 पंडित है ना, उनकी रक्षा के लिए 3000 सैनिकों को लगाया गया। जो राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ किया गया इस देश का मार्च 2018 में, 3000 सैनिक उस रक्षा यज्ञ के चारों ओर तैनात किए गए, उनकी रक्षा के। क्या गजनवी आ रहा था क्या इस बार? और क्योंकि गजनवी के उस समय के पंडितों ने मना कर दिया था राजा को कि हमारे सेना की जरूरत नहीं है, देव सोमनाथ अपने आप रक्षा करेंगे।
तो इस बार के पंडितों ने मना नहीं किया, 3,000 सैनिक उनके चारों ओर रक्षा के लिए खड़े रहे, वो पंडित होम करते रहे, हवन करते रहे, और और क्या हुआ, 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए उनकी सुरक्षा के लिए। क्या क्या नहीं होता इस देश में, पता है? यहाँ पर यहाँ के केंद्रीय मंत्री मेंढक मेंढ की शादी करवाते हैं बरसात करवाने के लिए, शादी का आयोजन करते हैं। ये इस देश की हालत है, बरसात करवाने के ढंग है। मैंने कहा भाई बरसात बंद करवानी, अभी कुछ जगह अतिवृष्टि हो गई, इन मंत्री जी को भेजा जाए और मेंढक मेंढकी का तलाक करवा दिया जाए, ताकि ये बरसात वाला कैंसिल हो जाए, क्योंकि ज्यादा बरसात हो रही है कई जगहों पर, तो वहां तलाक कर दो वापस, ताकि बरसात कैंसिल। क्या क्या नहीं करेंगे ये लोग। मुंबई की साइंस कांग्रेस हुई अभी 2-3 साल पहले, उसमें क्या हुआ, वहां एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम सर्जरी में बहुत आगे थे, गणेश सर्जरी हमारा, वो गणेश सर्जरी, हाथी की गर्दन चिपका दी गई। ऐसी सर्जरी अभी तो विज्ञान संभव ही नहीं कर सका। अभी तक का विज्ञान किसी भी व्यक्ति के अगर चमड़ी कहीं पर छिल गई है, गड़बड़ हो गई है, कट गई है, गल गई है, बेकार हो गई है, तो उसी व्यक्ति की चमड़ी काम आएगी, अन्यथा नहीं। किसी दूसरे की नहीं, अगर अपने सगे भाई बहन की भी नहीं, माँ बाप की भी नहीं। हाँ, वो जुड़वा बच्चे जो एक अंडे के पैदा होते हैं, उनकी, जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो एक अंडे से पैदा होने वाले बच्चे, उनकी चमड़ी एक दूसरे के काम आ सकती है। ये हालत है। ये हाथी की गर्दन चिपका रहे, चमड़ी नहीं, गर्दन, पूरा सर्कुलेशन सिस्टम गर्दन के जरिए हम जुड़े होते हैं पूरे जी। गर्दन अगर काट देते तो आदमी खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवन की सारा जो सर्कुलेशन है वो गर्दन और रीढ़ की हड्डी के जरिए पूरे शरीर में रहता है, कमान यहाँ पर है सारी, और उसको काट दिया, गणेश को चिपका दिया। ये सर्जरी हमारे देश में थी, और ये तो चोरी हो गई, बाहर के देश के लोग ले गए, ये पश्चिम के देश के लोग जो है यहाँ से विज्ञान को चोरी करके ले गए। इन्होंने कोई खोज नहीं, खोज तो हमने कर ली थी सर्जरी। तो इस प्रकार की बातें। एक भाई नागपुर में साइंस कांग्रेस हुई थी पिछली साल 2019 में, जनवरी में शायद, मुझे याद आता है। वहां एक वैज्ञानिक थे तथाकथित, और मुख्य वक्ता थे, नागभट्टम कुछ नाम था। उन्होंने कहा कि भारत में परकनली शिशु बहुत पुरानी परंपरा है, परकनली से बच्चे पैदा, गांधारी के 100 बच्चे एक माँ के पेट से थोड़ी होते हैं। परकनली शिशु की जो है, ये टेक्निक तो हमारे पास बहुत पहले थी, द्वापर युग में। गांधारी के 100 बच्चे हुए, आप देख लो, ये बता रहे थे। और वहां पर वैज्ञानिक तालियां बजा रहे। गणेश सर्जरी में वैज्ञानिकों से तालियां पिटवाई जा रही है। नाले की गैस से, आईआईटीएन से तालियां पिटवाई जा रही है, नाले की गैस से। चाय बनाना है स्टोव चला के, ये क्या है? ऐसे गैस से तो फिर नालों के ऊपर आग लग जाएगी सभी पर। वहां ठेला लगाए बैठा है, नाले से गैस लाता है, चाय बना लेता है। ये बातें हो रही है इस देश में, ये विज्ञान है यहाँ का। तो ये कई ऐसी बातें हैं। मैं दूसरा सब्जेक्ट जो लेना चाहता था, हालांकि ये मिस्टेक तो बहुत है, अभी मैं इस पर थोड़ा सा, इस पर कमेंट ले लूं, क्या कह रहे हैं लोग। अगर ज्यादा नहीं चल रहा है तो फालतू बकवास करने में क्या पड़ा है। भाई नमस्ते, राम राम, नमन, प्रणाम। हाँ भाई, चंदा राम थेबरा, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हाँ वो चले गए। वर्तमान समय में विश्व भर के धार्मिक कट्टरवाद फैलता जा रहा है भाई, ये हेमाराम जी खींचड़ा फैल रहा है। विशेषकर हिंदू और मुस्लिम देशों में ज्यादा है ये कट्टरवाद। ईसाई देश भी काफी कट्टरवाद कर रहे हैं। इजराइल में है जैसे, हेमाराम खींचड़ जाट कट्टरवाद वर्तमान में फैल रहा है। गुरुदेव प्रणाम, विचारों पर हम चलने की शुरुआत कर दी है, के एल शरण, बहुत भारी काम है आपकी। हेमाराम जी खींचड़, जहाँ सत्य है वहां दिखावे की जरूरत नहीं, और वहां दिखावा, वहां सत्य नहीं, जहाँ दिखावा है वहां सत्य नहीं है, बोल रहे हैं। बहुत गजब के कमेंट। और भारत कभी गुलाम नहीं होता अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती, ये भी बहुत संपत लूणसरार कहते हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी, उसको कोई लेना देना है, कोई राजा हो क्या फर्क पड़ता है।
हमारी तो टाट है, सीट पीटी जाएगी। देश जिनका है उनका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो भैंस बकरियों भेड़ बकरियों की तरह है इस देश में, चाहे जब दूध लो, चाहे जब सवारी कर लो। हम है क्या इस देश में, जिनका कुछ था ही नहीं। कुछ एक वर्गों का मुख्य धारा के लोग थे, बाकी लोगों का तो क्या सेवा का काम था, सेवा करो। ये SC ST OBC जो वर्तमान जो संवैधानिक वर्गीकरण है, ये लोग क्या करते थे, धंधा करते थे, मेहनत करते थे, उनका पे भरण पोषण करने के लिए काम करने के थे। इनको किसी लड़ाई में जाना नहीं था, इनको सेना में जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो थे ही नहीं। जैसे ये तो गाय बकरियों की तरह थे, ये हालत थी। तो इतनी बड़ी आबादी को, जिस देश की बहुत बड़ी आबादी को कोई मतलब नहीं, राजा कोई भी हो, तो वो रात देश तो गुलाम रहेगा ही। उल्टा, हाँ वो तिरुपति का नाम आ गया आकुड़ा से, तिरुपति बालाजी धनवान है। हाँ तो ये हालत रही इस देश की, इतनी बड़ी आबादी, खुद कोई लेना देना। उल्टा जब अंग्रेज आए तो इन लोगों के विभागीय उदय हुए। अंग्रेजों ने बिना जाति व्यवस्था के लॉर्ड मैकाले ने छूट कर दी पढ़ने की, सभी पढ़ो, कोई भी पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, मैकाले ने कहा सब पढ़ेंगे, स्कूल में कोई भी आ सकता, जबकि यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं था। स्कूल में हर कोई स्कूल में आ जाए, ये बात ठीक नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा निर्धारित थी। परंतु मैकाले ने ओपन कर दिया सारा मामला, शिक्षा का सार्वजनिकरण, और उसी की वजह से ज्योतिबा फूले हो गए, अंबेडकर हो गए, कई और लोग हो गए, सर छोटू राम हो गए, पढ़ लिख गए हर किसी कौम के लोग। एम खिचड़ी, इस देश की जनता गुलाम थी, कभी राजाओं की कभी बादशाहों की, क्या फर्क पड़ता है किसी के, क्योंकि जनता को तो ये इन्होंने गुलाम रखा, जनता को माना ही नहीं, मनुष्य का दर्जा भी नहीं दिया इन्होंने, पशुवत जीवन जीते रहे, हाँकने लगे बैलों की तरह, चाहे जैसे। प्रेम प्रकार तो कह रहे हैं पाखंडियों को फांसी होनी चाहिए, प्रेम मंदिरों में बेईमान बैठे हैं, या उसने कहा था गजनवी ने, प्रेम प्रकार भक्तों को पेलते रहो, गोबर भक्त ऐसे ही बोलते रहेंगे। ऐसी विश्व गुरु विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए जी। अब क्या विषय प्रकाश क्या डालूं, मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत कम कैसे लोग जुड़े हुए हैं। अंधी सेना है, पाखंड की प्रबल समर्थक है, इनका विज्ञान देवताओं से स्टार्ट उन पर ही खत्म होता है। सेना को जो ज्यादा भरा जा रहा है वो ठीक नहीं है। हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ दिया जा सकता है फीडबैक, परंतु ये इतना अच्छा नहीं है। हरी थाकन 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 साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपको कुछ लोग पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं। हाँ वो तो बोलते ही हैं। और हजाम करना मुश्किल है, हजम करना मुश्किल है आपकी बातें, टेम्पल की जगह हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए थी। कैलाश गोलिया, अंधविश्वास पर जोरदार कटाक्ष, धन्यवाद सर जी। हम्म, सुमेरता और खरी खरी, मंदिर में चोरी होती है और देवता हमारा भला करेगा। भंवर चौक कीचड़ कह रहे हैं मंदिर में चोरी हो सकती है, देवता हमारी चोरी रोकेगा। बलदेव मेरा नारवा से टीका प्रार गुरुदेव। हाँ भाई, खाना राम जी गुरु जी कह रहे हैं बहुत जोरदार मास्टर जी, जय हो। ओम प्रकाश सिंह भी खूनिया, अच्छी बात है। हरी थाकन जोरदार, आज तो पाखंड की पर अच्छी चर्चा। मेरे हिसाब से ये सब पैसा कमाने की दुकानें हैं। शानदार लेख, इन्होंने लेख भी पढ़ा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, हाँ ठीक है। अजी निधन विधन होते रहेंगे, यार राजनेताओं की ज्यादा क्या बातें करनी, ये तो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। ये तो क्या है कि प्रजातंत्र शासन में राजनेता कमजोर हो गए। ये तो दो दो इधर है, तीन इधर दिखते ही इधर मुंह कर लेते हैं, पांच इधर दिखते मुंह इधर कर लेते हैं, वो तो गलत है। ये तो संख्या बल पर जीतने वाले, ये तो परजीवी लोग हैं। एम जी, आज आपने टाइप की चर्चा हो रही है तो हम हमेशा मुद्दा उठाते हैं। चलो किसी ने नहीं कहा कि कोई गड़बड़ है तो मैं वो ले लेता हूँ थोड़ा सा मृत्यु भोज वाला। एक मैं शुरू से ही देखता आया हूँ, मृत्युभोज के जो पक्षधर लोग हैं, जो मृत्युभोज करवाने के बड़े कारीगर हैं, इनको
सुधारा कर कार्य सुधारते हैं, काम को सुधारते हैं, माइतों का मृत्यु सुधारते हैं। वो सारे लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। जो परंपरागत धंधों पर आश्रित है उन पर ज्यादा दबाव देते हैं, और जो आधुनिक धंधे वाले हैं उन पर नहीं देते हैं। जैसे पहले जो खेती करते थे केवल, वो माँ बाप मर गया, किसी का बाप मर गया, माँ मर गया, तो खेती करने वाले को कहते हैं दिवाली से पहले या होली से पहले घर से बाहर नहीं निकलना, यहीं बैठे रहना, तुझे 4 महीने 6 महीने बाहर नहीं निकल सकता। परंतु उसी घर का अगर कोई नौकरी कर रहा है, वो भले ही 12वें दिन 13वें दिन नौकरी पे, उसको तो कह देंगे वो, पर भाई जाओ तुम्हारे नौकरी का मामला है। तो क्या खेती करने वाले की खेती नहीं बिगड़ती है? नौकरी वालों के तो तेरे नौकरी का मामला, तू भाई जा, ये संभाल लेगा। जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको कहे नहीं रुको, आप तो 4 6 महीने तक यहीं बैठे रहो। वो बेचारे बैठे रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। वो तो काम क्या करे, वो तो 1 मिनट के लिए सोच वगैरह को भी जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 1 मिनट भी जगह नहीं छोड़ सकते, किसी भी वक्त धमक सकते हैं लोग। और अगर बचत हो रखी है, मृत्यु भोज का मिठाई बची हुई है, सूखी सूखी मिठाई भी पड़ी है, तो लोग बहुत ज्यादा आते हैं जब तक वो पड़ी रहती है खाने के लिए, कि वहां पर बचा हुआ माल मिलेगा। ये हालत है। तो उन लोगों को ज्यादा दबाव देते हैं जो परंपरागत धंधों पर निर्भर है, चाहे वो खेत पर कुम्हारी का धंधा हो, खाती का धंधा हो, नाई का धंधा हो, सभी धंधों वालों को, उनके माँ बाप मरते हैं तो उनको ज्यादा महीने तक दबाया जाता है। जबकि नए धंधों वालों को नहीं। अगर ठेका ले लिया है और कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान कर रहा है, नहीं दुकान खोल भाई, तू दुकान खोल तेरी। तो ये पुराने धंधों वालों को इतना क्यों बुरी तरह मारा जा रहा है बेचारों को? इन पर ज्यादा दबाव डालते हैं वो। आप देखते हो। अब एक और देख रहा है, सरकारी स्कूलों में, आपने नोट नहीं किया, मेरा काम पड़ रखा है, और विशेषकर इधर बेल्ट में जो वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मेरा काम पड़ा था, मेरी ड्यूटी रही थी। तो वहां देखा तो अगर पर्टिकुलर ढाणियों में कोई मर गया है, तो उन ढाणियों की स्कूल बंद। अध्यापक जी स्कूल में बैठो, चाहे वहां पर मृतक के घर पे बैठो, कहीं पे भी बैठो, बच्चे तो कोई आएगा नहीं। अब अध्यापक जी बैठ जाओ, स्कूल में बैठना है तो याद यहीं आ जाओ, क्या कर रहे हो गुरु जी अकेले, बच्चे तो आएंगे नहीं। अब बच्चों के लिए जो हमने कर रखा है, खाएंगे पिएंगे यहीं कूदेंगे, जाएंगे नहीं। वो ढाणियों की स्कूल बंद रहती है। बड़ी स्कूलें हैं पंचायत हेडक्वार्टर की और बड़ी वाली, उसमें भी जिस ढाणियों में, गोदारों की ढाणियों में कोई मर गया तो गोदारों की ढाणी के बच्चे नहीं आएंगे। ये हालत। और मैंने ये नोट किया है कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है, उसको गोदारों की ढाणी वाले भी कहते तू तो जा, पैसे लगे हुए हैं वहां पर, उसको स्कूल भेज रहे हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको है हमारे सनाटी बुला ले, बे बैठ दिए थे, खाए करो स्कूल जाए। प्राइवेट में तो पैसे लग गए जेब से, इसलिए मैंने ये देखकर, मैं मारवाड़ी में कहता हूँ, मैं देखियो मारा आगती पागती एक टाबर हुगड़ा ही पड़ा सरकारी में, एक छोरो मांगो प्राइवेट में गई, और पड़ोस का गांव में पट्टी हुई, टोली भरीज की टावर हूँ मिन कहूँ। अब वो छोरो रोवे, मैं ही पट्टी को हीरो खाऊं जाऊं, हलवाई खातर रोवे वो। हर बिना डाकलर हगड़ा घर का भी आडा फिर का, नहीं तू तो स्कूल जा। बाकी वाला बच्चा है, लड़का लड़कियां सब बैठी है टोली में, जिम्मेदारी है, मजा हूं, पट्टी है उस गांव में। और उठ लड़के को बंधक बना लिया उन्होंने। और कहीं के भी ना, थने घर ही राह अंदर गाल दे, थने तटी राह अंदर गाल दे। हमारे राजरी स्कूलों में जगह पड़े टावर का फिर पट्टियां ही खाऊं था, फिर आना राह अंदर कौन गाल सके लोग। आसाराम जी खदाव करें, आपके घर कितने लोग आए बचे हुए माल खाने के लिए? मेरे घर 12वें 13वें दिन मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। 13वें दिन मेरा भाई आके बैठा मेरे घर पे, बीड़ियां लेकर के बैठ गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? कि यहाँ कोई आएंगे? मैंने कोई नहीं आएगा यहाँ पर, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई नहीं आने वाला। हम दरवाजा खुला ही नहीं रखेंगे, कौन आएगा, कैसा माल खाएगा? हमने तो कोई दरवाजा ही खुला नहीं रखा। कोई नहीं आया 13वें दिन मेरे घर पे तो। 13वें 14वें मेरे घर में तो ऐसा नहीं था, पर हो रहा है।
आपका ध्यान रखना आसाराम जी, आपके वहां आएंगे लोग, आपको बैठा रहना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, कई तरह की बातें होगी, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अ, जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, बड़े लोग हैं, ये भी बड़े बड़े मृत्युबोध कर रहे हैं। इन पर इतना प्रेशर नहीं होता, ये तो यूं ही कर रहे हैं बेवकूफी में। उन पर तो यही होता है कि भाई बाप के पास पैसे बहुत ज्यादा, आप क्यों नहीं खर्च करते हो। नहीं, ये गरीब ने भी किए है, उसने 10 लाख कर्ज लेकर के भी खर्च किए हैं, अपने माँ बाप हैं, माँ बाप ने कमाया नहीं किया, आपको इस लायक बना दिया, आपके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, ये इन माँ बाप की वजह से हुआ है। आपकी नौकरी लगी, आपको पढ़ाया, इसलिए आप पैसे खर्च करो, यूं कर देते हैं। बाकी उनको नौकरी पर जाने की मना नहीं, बिजनेस पर जाने की मना नहीं, उनको दबाया नहीं जाता, ज्यादा जब दबा ही नहीं सकते। अभी एक कल आया था, जोधपुर शहर में कोई गाँवों से ही गए हुए हैं, और उनके जोधपुर शहर में कोई मर गई है डोकरी, 100 साल के लगभग की। उन्होंने पूरा विज्ञापन निकाला है और लिखा है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, और जिनको भी सांत्वना देनी है वो फोन पर दें। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की बैठक नहीं रखी जाएगी किसी भी दिन। आज 2-3 दिन पहले आया है। हालांकि अब तो लॉकडाउन शिथिल पड़ गया, बड़े बड़े मृत्युबोध होने लग गए जगह जगह, फिर भी वो शहर में रहते हैं, उनको पता है क्या इन किसकी औकात है हमें दबाने की, कह सकते हैं अगर थोड़ा दमदार हो तो। और उनको नहीं दबाया जा सकता। पर गरीब नहीं कह सकता, बेचारा गरीब को पता है मेरे ऊपर दबाव बहुत भारी पड़ जाएगा, जाऊंगा कहाँ पर, रहूंगा कहाँ। मेरी भेड़ बकरियों को लोग नहीं चराने देंगे कहीं पर अगर नहीं खिलाया इनको तो। मेरे खेतों में आवारा पशु डाल देंगे, मेरा सत्यानाश कर देंगे सारा, मेरे रिश्ते नाते नहीं हो पाएंगे, उस पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो ठीक है, जो भी है, ये जो कमेंट आए उन पर कोई बात हो गई, देखता हूँ अगर ये वीडियो ठीक है तो अच्छी बात है। इतना ही कर पाए क्योंकि मैं दिन भर बिजी रह गया, और मैं समय पर आ भी नहीं सका। आपको पता है घर पर पहुंचने में मुझे इतना समय लग गया। भाई आर एस चौधरी कह रहे हैं चित्त भी पुट भी मेरा, मैं समझा नहीं साहब, चौधरी साहब आपकी बात तो थोड़ा कमेंट छोटा पड़ गया। हाँ भाई, धरट है दिनेश जी, सोचता हूँ आपको इतना लेट क्यों जानने लगा मैं। पहले भी इन सब पाखंड और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन बेस में लोगों को सटीक बात नहीं कर पाते। अब आप हमें सटीक तथ्य बताकर हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा दिया, धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, इनको हेल्प मिलती है मेरे बोलने से। कोजाराम जी इंगड़ा कहते हैं, बनिया लोग तीसरे दिन सभी कार्य निपटाने के बाद अपनी दुकान खोल दिया करते हैं। देखो दुकानदार अगर दुकान नहीं खोलेगा 10 दिन 12 दिन, तो उसके जो ग्राहक हैं परमानेंट, जो सीधे उसकी दुकान आते हैं, किसी की नहीं आते हैं, 50-100 दुकानों को छोड़ करके सीधे उस दुकान पे जाके चुपचाप सामान लेते हैं। वो ग्राहक जब दुकान खुली नहीं मिलेगी तो किसी दूसरे से सामान ले लेंगे, और एक बार दूसरे से सामान ले लिया, जब नया ग्राहक आता है तो उसके साथ और तरह का व्यवहार होता है, हम जानते हैं। ले लिया तो फिर वो दूसरी दुकान पकड़ लेंगे, तो ग्राहक टूट जाएंगे सारे। अगर 12 दिन दुकान बंद रख ली तो समझ लो 90% ग्राहक की खत्म। इसलिए दुकानदार तो बड़े समझते हैं कि उनको पता है कि हमें नहीं रहना है, इसलिए वो तीसरे दिन जाके अपनी दुकान, उनके रिश्तेदार भाई बंधु सब उसके साथ जाते हैं और उसकी दुकान को चालू करवाते हैं, दुकान पे बैठो। यहाँ पर कोई भी थोड़ा बहुत बैठा रह जाएगा, एक जना बैठा रह जाएगा। टाइम दे देते हैं लोगों को, आना है तो 5 बजे के बाद आना, जिसको बैठने आना है 7 बजे आ जाना शाम को बैठने के लिए। वो सारा टाइमिंग से काम करते हैं। शहरों में कई लोगों पर हो गया कि वो उठावना रखते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे का, शाम को 6 बजे उठावना है, ऑफिस की ड्यूटी करके आते हैं, उठावना कर देते हैं। वो भी ड्यूटी करके आते हैं, आने वाले भी ड्यूटी करके आते हैं। हरी ठाकर असंगठित क्षेत्र में जो आज नजरअंदाज किया जा रहा है वो केवल 10 संगठित क्षेत्र को बांटा जा रहा है। उसी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था की हालत है। किसान कुमार खेतीहर छोटे व्यापारी ये बड़े असंगठित वाले हैं। हाँ, नेमी सोमवार आपके परिश्रम को बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद तो आप लोगों के, आप मेरे साथ रह कैसे लेते हो इतना, मैं तो बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। मोहनलाल केतु, समाज में नासूर बनी हुई इस कुप्रथा के उन्मूलन को हमारा योगदान सराहनीय है सर। भविष्य की पीढ़ियों के लिए आपके द्वारा दिए जा रहे नसीहत संदेश का योगदान रहेगा। भाई मृत्युबोध के संबंध में अगर आप कह रहे हैं तो
काफी बातें हैं। एक तो प्रेमाराम जी लगभग आसूराम जी सियाग और प्रेमाराम जी सियाग 2 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। उनको सूचनाएँ मिल रही है कई-कई सूत्रों से। उनको मारने की, पीटने की सारी धमकियाँ हो रही, वो तो कोई मतलब नहीं है, मार भी देंगे तो मर जाएँगे। पर सूचनाएँ बहुत कम आ रही है। ये बड़ी दुःख की बात है क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक जगह पर मृत्युबोध होता है और जब तक पुलिस नहीं जा सकती, तब तक मृत्युबोध रोकना, मृत्युबोध कितने सभी को लिए दिक्कत होता है। तो जानबूझ जैसे जेठाराम जी भागड़िया हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि पुलिस क्यों आई मेरे घर पे या कोई भी आया होगा इनके घर पे भी कंप्लेंट के हिसाब से पटवारी जी वगैरह जो भी आए, इन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की कि क्यों नहीं आए। कायदे से हमें जो भी आते हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जागरूक हैं, बंद करना चाहते हैं, तो ये लोग हावी होंगे आस-पास वाले, इसलिए आपके पास बहाना बन जाएगा। तो पुलिस का स्वागत होना चाहिए कि आप आ गए, इन लोगों को कह दे देखो भई पुलिस आ गई, अब तो क्या करें बताओ? अब हमारे लिए मुश्किल का मामला हो जाएगा, आप मुश्किल खड़ी कर दोगे यहाँ पे। इससे अच्छा है नहीं किया जाए। पहले अपन अपन कहेंगे नहीं करेंगे तो लोग बड़े यूँ करते हैं, ये नहीं क्यों करेंगे? खाया क्यों? तुमने नहीं खाया, बाप ने खाया, दादा ने खाया, उसने खा लिया। पता नहीं क्या-क्या तरह-तरह की बातें उनकी होती है। हमने किया फिर तुम क्यों नहीं करोगे? तो इस प्रकार की सारी जो बातें हैं, कभी धर्म को लाएँगे, कभी किसी को ले आएँगे। तो इसके लिए पुलिस का सहारा है, प्रशासन का सहारा है, पटवारी जी, सरपंच साहब, जो लोग आते हैं, वो सूचना देने पर, शिकायत करने पर आते हैं, पहले वो आते नहीं है ज़्यादातर। आना तो उनको वैसे भी चाहिए। हमारे यहाँ काफ़ी पाबंद कर रखा है, हमारे संभागीय आयुक्त मैडम जो है वो काफ़ी सक्रिय है और उन्होंने पूरा नोटिस दे रखा है और फीडबैक ले रही है प्रति सप्ताह। तो फिर भी वो लोग शिकायत के बिना नहीं। अब शिकायत से नाराज हो रहे हैं, बेवकूफ़ी भरी सूचना किसने दे दी, आपको सूचना किसने दे दी, उसने दे दी, इसने दे दी। आपस में लोग आज भी फ़ोन आ रहे थे कहीं से, बोले यार हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, क्या बताएँ? अब हम तो प्रेमाराम जी को जानते नहीं, हमें उनके नंबर भी नहीं, क्या बताएँ? हमारे को नंबर दो उनके, हम उनसे बात करते हैं, भई हमारा तुम्हारा क्या लिंक है? सूचना किसने दी उसका पता नहीं है दूसरों को और सूचना दे दी तो हो क्या गया ऐसा? भाई मृत्यु हुई है तो मृत्युभोज के बिना आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये तय है। सीधी सी बात है, सूचना दे दो, आएंगे पाबंद कर देंगे, हम पाबंद हो जाएंगे, साइन कर देंगे, गांव वालों को पड़ोसियों को साइन करो भाई सभी, ये आ गए हमारे ऊपर, ये ऐसे रोकने की अब जिम्मेवारी हमारी सबकी हो गई है, ये सीधी सी बात है। चलो नाराज रह जाओ उनसे, मन मन में तो जानते हो कि ये ठीक हो रहा है, बंद हमारे घर से हो जाए तो क्या नुकसान है? अब प्रशासन बंद करवा रहा है, हम थोड़ी बंद कर रहे हैं, जो आप हम पर नाराज हो जाएंगे लोग। अब तो प्रशासन बंद करवा रहा है। ये सारी चीजें होनी चाहिए पर पता नहीं क्या इतने बेवकूफ लोग हैं कई जगहों पर। यहाँ तो हमारे इलाके से तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं बताई जाती, परंतु दूसरे कई इलाकों में है। भंवरराम कीचड़, आज तो बहुत अच्छा लगा अंधविश्वास पर प्रहार, जो भी हो सका प्रहार तो काफी किया था। उस समय लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, अब थोड़ा टेक्निकली ठीक हुआ है। पता नहीं या तो जुड़े नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में उन पर तक पहुंच जाएगी, बात तो ठीक हो गई थी लगभग। और यदि वीडियो में ज्यादा कटी पटी है और है तो यही लाइव बाद में और कर लेंगे 5-7 दिन के अंतराल के बाद। और भी खूब सब्जेक्ट है हमारे पास, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है इस सब के लिए। मैं मेरी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का। भाई सर जी आप बेरोजगारी के मुद्दे पर विचार लाइव करो। आज ये किस किस मुद्दे पर करूं? अब देखो बेरोजगारी पर क्या लाइव करें? रोजगार तो हमें नए तलाशने हैं। हमें पता नहीं है, हम वो लोग हैं जो सिर्फ जैसे हमारे यहाँ खाती का बेटा खाती खाती होता गया, तो जो धंधे परंपरागत है उनके अलावा कहीं साइड में धंधे नहीं देख पा रहे हैं अभी हम, तो इधर उधर साइडें देखनी पड़ेगी हमें। भाई बागड़िया जी जेठाराम जी बोल रहे हैं कि पुलिस आने से हमारा काम आसान होता है, इसलिए शिक्षित लोग तुरंत 181 पर शिकायत करें। कमिश्नर मैम आरुषि जी ने मुझे यही कहा है कि मेरे घर पर पुलिस आने से मेरी हिम्मत बढ़ी। शिकायतकर्ता को साधुवाद, वेरी गुड। इनके घर पर पुलिस आने पर ये कह रहे हैं मेरी हिम्मत बढ़ी और शिकायतकर्ता को साधुवाद दे रहे हैं। और आरुषि जी को भी इन्होंने कहा है यही बात कि उनके आने से ठीक हुआ मेरे लिए, ये उनको कहा है कि पुलिस आना अच्छी बात है।
तो हमारे यहाँ की संभागीय आयुक्त और हमारे यहाँ की एसपी बहुत सक्रिय है, महिलाएं हैं। महिलाएं थोड़ी ज्यादा बेईमानियां नहीं करती है। अपन देखते हैं महिला टिकट कलेक्टर या जहां कहीं भी महिला क्लर्क होते हैं, वो काम कर देते हैं, निपटा देते हैं, ज्यादा अटकाते कम है। तो ये दोनों की वजह से नागौर जिले में काफी अच्छा हो रहा है। हमारे लोग अभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग कर तो बहुत अच्छा, बहुत दूर की बात है सर। हमारे लोग सदियों सदियों से आंके गए हैं, आंके जा रहे हैं। हाँ, या तो दूध निकाल रहे हैं, दूध दो तरह के जानवर देखे हमने ज्यादातर, या तो सवारी के काम आते हैं, धुलाई के काम आते हैं, छकड़ी जोतने में, या दूध निकालने, दोहन कर लो। तो ये किया गया है। इसकी बहुत बड़ी आबादी को जानवरों की तरह काम में लिया गया है। ये खाती का काम करेगा, ये वो करेगा, ये खेती करेगा, ये पशु पालेगा। पर आप क्या करोगे भैया? आप क्यों नहीं करोगे ये काम? वो तो वो है, वो तो आदमी है, वो कैसे काम करेंगे? दूध निकाला जाएगा तो भेड़ बकरी का, भैंस का, गाय का निकालोगे, या इस प्रकार का ये दोहन हुआ था, शोषण हुआ था। ये एक परंपरा कर रखी थी इन्होंने। खैर जो भी है, अपनी बात लगभग पूरी हो गई। भाई, संबल बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा तो साधुवाद मैं दूंगा भागड़िया साहब को, कि उन्होंने, उनके मदर एक्सपायर हो गए थे। तो उनको जो उन्होंने जो कमेंट किए हैं, उस दिन भी कर रहे थे, वो बहुत मजबूती से बात कर रहे थे। लोग इधर उधर बातें फैला रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु उन्होंने बहुत मजबूती से अ, आज भी भवाद लोग के गांव के लोग कहते हैं कि नहीं हुआ वहां पर कुछ भी। और कोई थोड़ा बहुत इधर उधर पहले हो गया शिकायत से, आगे पीछे कुछ जो कुछ हुआ है, वो अलग बात है। वो पहला पहला काम था, बड़ा मुश्किल मामला था। जो इधर उधर से हमला होता है वो कोई कम नहीं है। तो साधुवाद इनको कि इन्होंने इस बात को कितना सकारात्मक नजरिए से लिया है। पता है, जो समझते हैं कि चारों ओर से सारा मिलेगा तब जाके इसमें, इससे हम ऊपर उठ पाएंगे, इससे निकल पाएंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, नमस्कार।